वेलकम एवरीबॉडी। आज हमने आगाज़ करना है चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 जो है ये क्या है, वर्क एंड एनर्जी इज़ द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4। वर्क जो है वो क्या होता है, एनर्जी क्या होती है इसके अंदर, और इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशंस होते हैं, किस तरह से वर्क हमें एनर्जीज़ की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद देता है। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क जो है ये क्या चीज़ है। तो वर्क बेसिकली दो तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं वर्क को। एक दो तरह के वर्क जो हैं वो पॉसिबल हैं, एक जो है वो मेंटल वर्क है और दूसरा फिज़िकल वर्क है। हमने यहाँ पे बेसिकली पढ़ना है फिज़िकल वर्क को, लेकिन इसके साथ साथ हम जो मेंटल वर्क है उसकी डेफिनेशन को भी स्टडी करते हैं और उसके कंपैरिजन के तौर पे हम अपने आर्टिकल्स को लेके मूव करेंगे। तो वर्क बेसिकली दो तरह से होता है, एक मेंटल वर्क और दूसरा जो है वो फिज़िकल वर्क। अब ये जो मेंटल वर्क है बेसिकली ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल वर्क। और ये साइकोलॉजिकल वर्क क्या है, जो हमारे दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग होती है, जितना काम हम करते हैं अपने दिमाग से, कैलकुलेशंस करते हैं और चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं, वो सारे का सारा मेंटल वर्क होता है, या इसको हम साइकोलॉजिकल वर्क कह सकते हैं। दूसरी जो टाइप हमने स्टडी करनी है वो है फ़िज़िकल वर्क। और ये फ़िज़िकल वर्क जो है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दो चीज़ें जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट्स हैं, इन दोनों चीज़ों को मिला के हम इस वर्क को डिफ़ाइन करेंगे और हम देखेंगे कि ये वर्क जो है किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम वर्क की डेफिनेशन देखते हैं। फ़िज़िकल वर्क या सिंपल जो भी हम वर्क लिखेंगे ये डिफ़ाइन किस तरह होगा कि कब वर्क डन होता है, इफ़ force acts on a body and it covers some distance in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि द वर्क इज बीइंग डन बाय फोर्स। ओके, सो अगर कोई बॉडी जो है वो कोई फोर्स जो है किसी बॉडी को डिस्प्लेस करती है और उसके नतीजे में वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में द वर्क इज़ बीइंग डन। ओके, सो आज हमने पढ़ना है जो टॉपिक वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट फोर्स क्या होती है। आपको पता है फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड। सो अगर फोर्स जो है वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। एक बात, दूसरी बात ये कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स को हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि कांस्टेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसके अंदर कांस्टेंट फोर्स इज अ फोर्स in which the magnitude and direction of direction is not changing.
सो एक ऐसी फोर्स जिसके अंदर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है और कांस्टेंट डायरेक्शन है, यानी सेम डायरेक्शन है, इसको हम नाम देते हैं कांस्टेंट फोर्स का। और ऐसी फोर्स जो है इसके तहत जो वर्क डन होता है उसको हम कहते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसके लिए हम कंसीडर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए कंसीडर करेंगे कि एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर एक फ़ोर्स लग रही है और इसके नतीजे में ये क्या करेगी, एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है थीटा का। सो इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि इस बॉडी के ऊपर ये जो फोर्स वर्क डन करेगी वो कितना होगा। इसके लिए हम इसी कंसिडरेशन से स्टार्ट लेते हैं। कंसीडर body, consider a force F is acting on a body at एंगल थीटा। एंगल थीटा के ऊपर ये फोर्स जो है ये एक्ट कर रही है और इसके नतीजे में which produces डिस्प्लेसमेंट डी। डिस्प्लेसमेंट डी जो है ये इसके नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है। तो वर्क डन हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, वर्क डन बाय फोर्स F is given by W is equal to F dot D। सो F डॉट डी यहाँ पे क्या चीज़ है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हम लिख सकते हैं एफ डी इंटू कॉस थीटा, और थीटा जो है ये ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो वर्क डन जो होगा ये किसके बराबर होगा, W इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू द कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब इसी डेफिनेशन से हम, इसी इक्वेशन से हम दो डेफिनेशंस निकालेंगे, किसके लिए, वर्क डन के लिए। तो सबसे पहले हम इसको मॉडिफाई करते हैं और हम इसे लिखते हैं W इज़ इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा इंटू डी। अब अगर आप देखें तो हमारे पास नॉर्मल जो कंपोनेंट फॉर्म में अगर एक वेक्टर f है तो इस वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं, और इसके अंदर जो f cos थीटा है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और f sin थीटा जो है ये एक वर्टिकल कंपोनेंट है। इट मीन्स यहाँ पे जो f cos थीटा है इट इज़ दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, और अगर आप देखें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। सो हम कह सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इसको हम डिफाइन करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इसको किस तरह से लिखेंगे हम कि वर्क डन is defined as product of displacement, magnitude of displacement एक चीज़, और दूसरी क्या चीज़ है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड component of force along displacement। वेक्टर ओके,
एक डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्क डन इज़ दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरी डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ ली। तीसरी डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ पे एक और डिफ़ाइन करेंगे, इसी को मॉडिफाई करते हैं और इसको हम लिखते हैं आल्सो एफ डब्ल्यू कैन बी रिटन एज एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब हमने किया क्या है, कॉस थीटा को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के साथ लगा दिए। अब अगर इस पार्ट के बारे में आप देखें और सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कंसीडर करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर हम दो वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं इस तरह से रेक्टेंगुलर, तो इसमें से जो एक होगा वो होगा कॉस डी कॉज ऑफ थीटा, दूसरा जो है डी साइन ऑफ थीटा होगा। और ये वाला जो डी कॉज थीटा है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो फोर्स जो है ये बेसिकली इसी डायरेक्शन में है। तो जो हमने पहले फिगर बनाई है इसमें से भी आप देख सकते हैं फोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन में है। अब हम कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें से अगर हम डिफ़ाइन करेंगे इस इक्वेशन के मुताबिक तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force and component of displacement along direction ऑफ फोर्स। तो दो तरह से हमने यहाँ पे तीन तरह से हमने डिफ़ाइन किया। सबसे पहले हमने वर्क को डिफ़ाइन किया था W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी। उसके बाद हमने डिफ़ाइन किया इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और अब हमने इसको डिफ़ाइन किया इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमने कंपोनेंट ऑफ फोर्स की फॉर्म में इसको डिफ़ाइन किया है और यहाँ पे हमने कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में डिफ़ाइन किया है। सो फाइनली वर्क जो होगा ये हमारे पास इक्वल टू होगा W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी के बराबर। एफ और डी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनको ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक तो क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद हम इसको थीटा के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। सो वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके यूनिट्स क्या होते हैं वो अब हम फाइंड आउट करेंगे। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, बेसिकली जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर जो है वो स्केलर होता है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इस लिहाज से जो वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट के नतीजे में मार्ज वजूद में आ रहा है। अब हम देखते हैं इसके जो यूनिट्स हैं, और यूनिट्स जो हैं वो वर्क के लिए इक्वेशन हम सबसे पहले लिखेंगे W इज़ इक्वल टू एफ डी फॉर कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्क के यूनिट्स होते हैं जॉल। ओके, सो जॉल इज़ द यूनिट ऑफ द वर्क इन SI सिस्टम इंटरनेशनल। और यहाँ पे अगर जॉल को डिफ़ाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, फोर्स के यूनिट्स पुट करेंगे न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट पुट करेंगे मीटर। सो जॉल इज़ इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर। इसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे कि जॉल बेसिकली जो है ये क्या चीज़ है, तो हम इसको इसी तरह लिखते हैं जॉल इज़ इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर, और यहाँ पे 1 हर क्वांटिटी के साथ 1 1 लगा लेते हैं। अब अगर इस इक्वेशन को देखें हम, तो इस इक्वेशन में हमें नज़र आ रहा है कि अगर एक न्यूटन फोर्स लगाई जाए एक बॉडी के ऊपर और उसके नतीजे में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर हो, तो वर्क डन जो होगा वो 1 जॉल के बराबर होगा।
दोबारा सुन ले ज़रा इस इक्वेशन से। आपने W इज इक्वल टू एफ डी से हमने यूनिट्स निकाले, यूनिट से हमने जॉल को डिफ़ाइन करना है। अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए और उसके नतीजे में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हो तो हम कहते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू 1 जॉल। सो 1 if 1 Newton force acts on a body which covers 1 meter distance in the direction of force। अच्छा, यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है ये कहना इसलिए ज़रूरी है चूँकि हमने यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1 पुट किया है। सो इफ़ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी विच कवर्स 1 मीटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द 1 joule is 1 joule work is done by the force। ओके, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ जॉल। उसके बाद हम देखेंगे डायमेंशंस। ओके, सो डायमेंशंस जो हैं ये क्या होंगी? डायमेंशंस के लिए अगेन हम वर्क की इक्वेशन लिखेंगे और यूनिट्स लिखेंगे। जॉल इज़ इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर। अब हम यहाँ पे न्यूटन की डेफिनेशन के मुताबिक किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड लिख सकते हैं। तो जॉल इज़ इक्वल टू दिस, हेयर हम न्यूटन हमने पुट किया है किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जॉल जो है इसके डायमेंशंस क्या आएंगे? डायमेंशंस ऑफ वर्क किसके बराबर आएंगी? किलोग्राम क्या चीज़ है? सबसे पहले इट इज़ मैस का यूनिट है। उसके बाद मीटर इज़ दी यूनिट ऑफ लेंथ, अगेन 2 दफ़ा मीटर है। और एस यहाँ पे क्या चीज़ है? सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, और इसको हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर, और t ऊपर जाएगा तो ये -2 के बराबर आ जाएगा। सो ml स्क्वायर t इनवर्स 2 t की पावर -2, ये हैं यूनिट्स डायमेंशंस ऑफ वर्क। इसके बाद हम देखेंगे कुछ स्पेशल केसेस, और इन स्पेशल केसेस के अंदर हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जो वैल्यू है वर्क की वो कब मैक्सिमम होगी, कब ज़ीरो होगी, कब मिनिमम होगी, वगैरह वगैरह। तो स्पेशल केसेस में सबसे पहला जो केस है इसके लिए हमने कंसिडर करना है थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्रीज़, और इसके लिए जो वर्क है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और नॉन ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा। दूसरे नंबर पे थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 90, तो इसको हम लिखते हैं थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 एंड इट इज़ लेस देन 180। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो वर्क डन जो होगा इट विल बी नेगेटिव। उसके बाद तीसरी कंडीशन जो है यहाँ पे हमारे पास आएगी वो ये होगी इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्रीज़ और 90 डिग्रीज़। तो थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री के लिए क्या होगा? W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज ऑफ 90 होता है इक्वल टू 0, तो कॉज 0 विल बी इक्वल टू कॉज ऑफ 90 विल बी इक्वल टू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो W इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वर्क इज़ 0। ठीक है जी। उसके बाद हम कंसिडर करते हैं थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्रीज़। तो फोर्थ केस में
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करते हैं तो वर्क किसके बराबर आएगा, एफ डी इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 के होता है, तो ये आ जाएगा एफ डी के बराबर बिकॉज कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो वर्क विल बी मैक्सिमम। तो ये हमने 4 केसेस जो हैं डिफरेंट डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकली किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क जो है वो ओबियसली बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगी। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी। एक एक्सिस के ऊपर हमने फोर्स को कंसिडर किया, दूसरे एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट को। ओके, सो इसके नतीजे में क्या होगा, चूँकि फ़ोर्स जो है ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लाइन मिलेगी, चूँकि फ़ोर्स ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, सो एक कांस्टेंट लाइन मिलेगी और इस तरह से ये एक कर्व बनेगी। अब जो एरिया अंडर दी कर्व आएगा ये वर्क डन के बराबर होगा। ओके, सो एरिया अंडर द कर्व जो है वो वर्क डन के बराबर होगा। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इफ़ ग्राफ is plotted between force and displacement, area under the curve is called is equal to वर्क डन। ओके, सो यहाँ पे चूँकि एरिया जब आ जाता है तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर ये जो शेप है किसी भी राइज शक्ल के मुताबिक है जियोमेट्री की, तो उसके लिए हमें फार्मूला मिल जाता है जियोमेट्री से और उस फार्मूले के मुताबिक हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर हम देखें तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है, यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को ओ कहते हैं और इसको पी कहते हैं लेट से, और इसको क्यू कहते हैं, तो ओ पी ओ क्यू और आर ये एक रेक्टेंगल बन रही है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है ये वर्क के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विड्थ इनटू लेंथ, और इसके अंदर जो विड्थ है ये डिस्प्लेसमेंट है और लेंथ जो है एक साइड जो है वो फोर्स है। तो विड्थ इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर किसके होगा, ओ पी इंटू ओ क्यू, और यहाँ पे ओ पी इज़ डिस्प्लेसमेंट, ओ क्यू इज़ द फोर्स, सो इट इज़ इक्वल टू डी एफ या एफ डी एंड इट इज़ इक्वल टू वर्क। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दरमियान कोई एंगल थीटा बने तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ये जो ग्राफ बनेगा इसमें वर्टिकल हम एफ कॉस थीटा को डिफ़ाइन करेंगे और हॉरिजेंटली डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन करेंगे, हॉरिजेंटली प्लॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। इफ़ एंगल बिटवीन फोर्स एंड displacement is theta, f cos theta will be plotted on y-axis and displacement on x-axis. दिस इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। इसके बाद हम एग्ज़ाम्पल्स एक दो कंसिडर करेंगे और इन एग्ज़ाम्पल्स में हम देखेंगे कि वर्क जो है वो कब ज़ीरो होगा और कब ज़ीरो नहीं होगा। सबसे पहली जो है वो एग्ज़ाम्पल है अ पर्सन होल्डिंग
पेल, एक बाल्टी एक बंदे ने पकड़ी हुई है और वो मूव कर रहा है और इसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से है और इसमें उसकी बंदे की जो मोशन है, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, उसकी ये डायरेक्शन है और उसने यहाँ पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई हुई है। अब हमने बताना ये है कि इसके ऊपर जो वर्क है वो होगा या नहीं होगा। तो इसके ऊपर कोई वर्क नहीं होगा चूँकि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, लिहाजा जो वर्क होगा वो एफ डी कॉस थीटा के बराबर है। तो लिहाजा वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा। सिंस W is equal to FD into cos 90 degree and FD into 0 and work will be equal to 0. So a person holding a pail and walking is doing no work done. ओके और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसमें एक बंदा कंसिडर करना है जो कि वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। सो अ पर्सन पुशिंग वॉल। तो इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे फोर्स जो है वो तो लग रही है वॉल के ऊपर, लेकिन वॉल जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर रही। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है जिसकी वजह से वर्क डन जो है वो इट विल बी इक्वल टू एफ डी इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क ज़ीरो हो जाएगा। सो नो अ पर्सन pushing wall is doing no work। यहाँ तक हमारा आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हुआ।